अस्सलाम। सो गाइज आज हम लोगों ने जो टॉपिक अपना पढ़ना है वो हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। ठीक है, जो इसका असल नेम होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, लेकिन आम जुबान में इसको BPH भी बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब इसको हाइपरप्लेजिया हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज़ देखते हैं ना, तो हमें वहाँ पता चलता है कि आइदर इस सेल में एट्रोफी है, मेटाप्लेजिया है, हाइपरट्रॉफी है। तो माइक्रोस्कोपिकली इस डिजीज़ का नाम है BPH, और वैसे असल जो इस डिजीज़ का नाम है ना वो BPE है। BPE स्टैंड्स फॉर अगेन बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, और माइक्रोस्कोपिकली देखे जाए तो BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये एक ही चीज़ के दो नाम हो गए। अपने क्लिनिकल सेटअप में भी जाओगे तो वो इवन के डॉक्टर्स भी यही टर्म यूज़ करते हैं BPH के, इस पेशेंट को BPH है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना कि BPE क्या है और BPH क्या, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। अगेन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सीखेंगे, मतलब हम लोग सीख लेंगे ताकि हमें लाइफ लॉन्ग ये हमारे साथ रहे, हमें याद रहे। और अगर हमें इसकी पेशेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है, मिलेंगे आपको, ताकि आप लोगों को ना इंस्टेंट उसको सोल्यूशन बता सको। ठीक है, अब हम लोग इसको किस किस पॉइंट्स में पढ़ेंगे? फीचर्स पढ़ेंगे, डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, असेसमेंट पढ़ेंगे, या उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे, उसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एंड में हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे। अगेन आपको पता है क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर्स से उन्होंने दिए हुए होते हैं, तो हम लोगों ने अपना डायग्नोज बनाना होता है। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट वो डायरेक्ट जब वो SEQs में पूछते हैं, लाइक कॉम्प्लिकेशंस भी SEQ में पूछ लेते हैं। बाकी पैथोफिजियोलॉजी और फीचर्स वगैरह हमें पता होना चाहिए ताकि हम लोग डिजीज़ को फर्दर पढ़ सकें। अच्छा, असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट जो है ना, ये फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट ये वाइवा में पूछते हैं कि आप किसको किस तरीके से असेस करोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीचर्स है। फीचर्स में हम लोगों ने इसकी बस 2-3 बातें याद करनी होती हैं। वो ये कि ये मोस्ट कॉमन है मैन के अंदर। तो जिस तरह फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है ना, इस तरीके से मेल्स के अंदर ये प्रोस्टेटिक जो है BPH, ये इसके अलावा कि हम लोग प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा भी पढ़ेंगे। ये दोनों मेल्स में कॉमन होते हैं, और जो फीमेल्स में कॉमन होता है ना वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। एक तो ये बात हो गई कि ये मोस्ट कॉमन है। दूसरी बात, ये मेल्स के अंदर बहुत कॉमन होता है। ठीक है, तीसरी बात इसकी हम लोगों ने ये पढ़नी है कि ये ओवर द एज ऑफ 40 होता है। ओवर द एज ऑफ 40 मतलब अबव एज 40, लेकिन आजकल तो ये बहुत यंग पेशेंट में होता है, नहीं आपको बिफोर 40 एज में मिल जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोस्टेट का वॉल्यूम होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? 2.5 सेंटीमीटर क्यूब पर एयर, यानी एक एयर में जो उसका जो वॉल्यूम होता है ना प्रोस्टेट का, वो 2.4 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ये एसोसिएट करता है बू के साथ। इसका मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, बू। व्हाट इज बू? वो इज ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। यानी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी उधर, और पेशेंट को ना सबसे जो मोस्ट कॉमन जो उसको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन। यानी उसका यूरिन नहीं पास हो रहा होता, एक तो उसको पेन आ रहा होता है, दूसरा उसको ना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ना यानी तंग हो जाती है, वो जो लाइन्स होती हैं, यूँ कह लो जो हमारा यूरिनरी पाइप होता है वो नैरो हो जाता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसको यूरिन कम आ रहा होता है। पेन होता है और यूरिन कम आ रहा होता है। ये दो मेन चीज़ होती हैं जो हमें BPH की तरफ फिर ले जाती हैं। अब व्हाट इज बू समझ आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरह एसोसिएट करता है ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। अच्छा, तीसरी बात और छठी बात और इंपॉर्टेंट बात, इट डजंट अकर इन पेशेंट विद हाइपोगोनेडिज्म। यानी ये एक माना जाता था पहले कि जिन पेशेंट को हाइपोगोनेडिज्म होता है ना, यानी जिनको कुछ हार्मोनल इश्यूज होता है, तो उनमें BPH देखा जाता है। इट इज़ रॉन्ग। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको हाइपोगोनेडिज्म हुआ है, जिसके गोनेड्स में हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई है, तो इसी वजह से BPH हो जाए। नो, ये कभी भी इडियोपैथिक कॉज भी होती है। ये एक हमारा हार्मोन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से भी हो सकता है। तो ये आप लोगों ने MCQs के लिए तैयार करना है कि ज़रूरी नहीं कि जिसको हाइपोगोनेडिज्म हो उस पेशेंट को BPH भी डेवलप हो जाए। सो लेट्स मूव ऑन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो, एक हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। आप लोग को पता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के साथ। अगेन आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स, लेकिन आप लोगों ने अपने नोट्स में पूरी फॉर्म लिखनी है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में जो चीज़ कन्वर्ट करती है वो है 5 अल्फा रिडक्टेस। ये आप लोगों ने ना इंजाइम का नेम याद रखना है। जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी ना, मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी, तो आपको 5 अल्फा रिडक्टेस से रिलेटेड एक बात बताऊंगी। तो टेस्टोस्टेरोन को जो चीज़ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करती है वो होती है 5 अल्फा रिडक्टेस। अब 5 अल्फा रिडक्टेस से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया कन्वर्ट। अब एक और MCQs मेरे से सुनो, जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ना, बस यही काम खराब करता है। ठीक है, जो MCQs वाली बात मैंने आप लोग को बतानी थी वो ये थी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज 9 टाइम्स मोर पोटेंट देन टेस्टोस्टेरोन। अब जो ये डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है ना, ये काम खराब करता है। इसके साथ ना हमारे पास एस्ट्रोजन आ जाता है। पैथोफिजियोलॉजी समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसके साथ आ जाता है जी हमारे पास एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन एज अ को-मीडिएटर आ जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करता है, ये कर देता है रिसेप्टर ज़्यादा। टेस्टोस्टेरोन ने क्या करती है, हमारे पास रिसेप्टर ज़्यादा करती है। अब ये टेस्टोस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। यानी BPH यानी प्रोस्टेट के अंदर क्या करते हैं, सेल्स की ना प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जब सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से हमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है।
और जब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें हाइपरप्लेजिया मिलता है। दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी चीज समझ ली कि टेस्टोस्टेरोन था वो कन्वर्ट हुआ डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, किसने कन्वर्ट किया 5 अल्फा रिडक्टेज ने, साथ एस्ट्रोजन मिला, रिसेप्टर ज्यादा किए, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, प्रोस्टेट की प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा कर दी। जब सेल्स की प्रोलिफरेशन ज्यादा होगी, सोचिए एक चीज है उसके बाद प्रोलिफरेशन सेल आ रहे हैं तो उसका हाइपरप्लेजिया ही हो जाएगा ना, बहुत सारी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और लेट्स सपोज ये वाला ना हमारे पास इस तरह सा पाइप था जहाँ से हमारा ना यूरिन गुजरना था, यहाँ पे सेल की प्रोलिफरेशन होती गई। अब देखो कितनी तंग जगह रह गई है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो कितनी ज्यादा यहाँ पर ना तंग जगह रह गई यूरिन को पास करने के लिए। अब ऑफ कोर्स इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन कह देते हैं। और जब यहाँ से यूरिन पास ही नहीं करेगा तो यूरिन वाइड ही नहीं होगा, जब यूरिन वाइड ही नहीं होगा तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि इसको यूरिन नहीं आता। सो यहाँ पे हम लोग अपनी डन करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब हम चलते हैं अपने क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को ना 2 बातें और बताती हूँ। एक बात कि ये लेट सपोज यहाँ पे ये ना यूरिथ्रा प्रोस्टेट जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आप लोगों को ना इसके पार्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। कुछ बुक्स लिखती हैं कि हम लोग प्रोस्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं कि हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहला जोन होता है ना वो होता है इसका पेरी यूरिथ्रल जोन, जो दूसरा जोन होता है वो होता है इसका ट्रांजिशनल जोन, और जो लास्ट वाला जोन होता है ना वो होता है इसका पेरिफेरल जोन। तो जो BPH इज मोस्ट कॉमन इज पेरी यूरिथ्रल जोन। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, इसकी साइट याद रखना है BPH की, ये MCQs में आ सकती है कि BPH इसकी ये साइट होगी कि BPH इज मोस्ट कॉमन इज पेरी यूरिथ्रल जोन। ओके, और ये इन्वॉल्व करता है पेरी यूरिथ्रल जोन के अंदर भी ना हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है ग्लैंडुलर लेयर और स्ट्रोमल लेयर, ये दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये हमारे पास पेरी यूरिथ्रल लेयर, एक तो पेरी यूरिथ्रल साइट होगी और उसके अलावा ये बहुत टिश्यूज को इन्वॉल्व करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू को भी और स्ट्रोमल टिश्यू का। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स, अच्छा बच्चों, अब ना क्लिनिकल फीचर्स को ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सिम्टम्स और एक होता है स्टोरेज सिम्टम्स। लिखने को तो हम लोग सादे एक डॉट लगाएं और लिखते जाएं सारे, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ना है, बाकियों से अलग पढ़ना है, डिस्टिंक्शन वाला पढ़ना है, इसलिए हम लोग जरा थोड़ा डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो 2 तरह के हमारे पास जो होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स, ठीक है, आपने भी अपने पेपर में अगर वो सिम्टम्स पूछता है तो ऐसे लिखना है, और एक होते हैं हमारे पास स्टोरेज सिम्टम्स। स्टोरेज सिम्टम्स ये बेसिकली ऑन लेटर स्टेजेस हमारे पास आते हैं, प्राइमरी वो होते हैं जो हमारे पास स्टार्ट में ही आ रहे होते हैं। अब प्राइमरी सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट को ना डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्टी इन वाइडिंग, यानी उसको ना यूरिन पास आउट करने में ना बड़ा मसला हो रहा होता है, ठीक है। एक तो पेशेंट ये, दूसरा उसको ना बड़ी हेजिटेंसी होती है, उसको ना यूरिन पास करते हुए बड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही होती है। तीसरा पॉइंट होता है सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इम्पटिंग, यानी मतलब कि ना उसने ना सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इम्पटिंग का मतलब होता है उसने यूरिन सारा पास आउट कर दिया लेकिन उसको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, सेंसेशन आ रही है कि उसने भी उसका जो ब्लैडर है अभी वो कंप्लीट इम्पटी नहीं हुआ है। और जो चौथा आता है वो होता है पुअर यूरिनरी फ्लो, मतलब उसका जो यूरिनरी जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स। अब स्टोरेज सिम्टम्स में हमारे पास आता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। अब व्हाट इज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता है कि जो डे टाइम यूरिन है ना वो अमूमन के मुताबिक ज्यादा आ रहा है, मतलब अगर पेशेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो यूरिनेट फॉर एग्जाम्पल दिन में 3 दफा कर रहा है, अब उसको 6 दफा आ रहा है, ठीक है, उसको बोलता है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। या उसको अर्जेंसी है, अर्जेंसी का मतलब बहुत जल्दी ही होता है, उसको मतलब ये होता है कि उसको फौरन सिग्नल मिलता है और कहता है मैं फौरन से वॉशरूम चला जाऊँ, इसको बोलते हैं अर्जेंसी। नंबर 3 पे जाता है हमारे पास अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मतलब उसको इनकॉन्टिनेंस फील होती है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब यही होता है कि उसको यूरिन करने में मसला आ रहा होता है, इनकॉन्टिनेंसी मतलब रुक रुक के आता है उसको। ये हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए। अब ना इन फीचर्स के अलावा मैं आप लोगों को ना 2 टर्म सिखाती हूँ, एक होता है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन और एक होता है क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। सीखने एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एंड क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। अब जो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में इसमें क्या होता है कि पेशेंट इज अनएबल टू मिक्चुरेट, ठीक है, यानी वो ना यूरिन नहीं कर पाता। अब सोचो अगर एक पेशेंट, एक बंदा, एक नॉर्मल इंसान भी अगर वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है तो उसका ब्लैडर कैसा होगा? तो उसका ना ब्लैडर जो होता है बहुत पेनफुल और बहुत डिस्टेंटेड ब्लैडर होता है। अब आपको सोचोगे अगर आप यूरिन ना करो तो आपके ब्लैडर में दर्द शुरू हो जाता है ना, सेम इज द केसेस है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, आप तो जानबूझ के करते हो ना क्योंकि आप नॉर्मल हो, लेकिन पेशेंट का हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी चल रही है, पैथोलॉजी चल रही है, उसका सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि वो मिक्चुरेट कर ही नहीं पा रहा। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट इज अनेबल टू मिक्चुरेट। नंबर 2 इसका जो ब्लैडर होता है बहुत पेनफुल एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर हो जाता है। अच्छा, इट फर्दर प्रेसिपिटेट बाय जो यूरिनरी टेंशन कह लो या ब्लैडर की एक्सटेंशन कह लो, फर्दर किससे प्रेसिपिटेट हो जाती है? बाय एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। अगर एक पेशेंट है वो अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, अब प्रेसिपिटेट के मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। एक, या तो वो एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है, दूसरी बात अगर उसको कोई प्रोस्टेटिक का इन्फेक्शन है, या फिर अगर वो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मतलब ये तीनों चीज़ें वो हैं जो हमारी एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन को और ज़्यादा ख़राब कर देंगी, अल्कोहल या प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन या हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। तो हम लोगों ने इन 3 चीज़ों से बचना है, इससे उनको बचाना है ताकि हम लोग एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन फर्दर प्रेसिपिटेट ना हो। लेट्स मूव ऑन क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो यूरिन होता है ना, ब्लैडर स्लोली डिस्टेंट, इसमें बेसिकली हो क्या होता है, ड्यू टू इनएडिक्वेट इम्पटिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक लंबा अरसा हो गया उसकी इनएडिक्वेट इम्पटिंग हो रही है, तो क्या होगा, उसका जो ब्लैडर होता है ना वो बहुत स्लोली डिस्टेंट करता है, ब्लैडर इज स्लोली डिस्टेंट्स।
अच्छा, एक और आपको एमसीक्यूज बताती हूँ इधर, जो होता है ना ये हाई प्रेशर क्रॉनिक रिटेंशन, इसका ना एक पैथोगनोमोनिक साइन होता है, वो क्या होता है, नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बट इज नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस इज इट्स बेसिकली आ बेड वेटिंग। नॉक्टर्नल का मतलब होता है वो काम जो रात को होते हैं, इनकॉन्टिनेंस के रोक नहीं पाता। तो अक्सर बच्चे भी ऐसे होते हैं, उन कंप्लेन के साथ आते हैं, उनके बड़े भी, कि उनको ना रात में ना वो कहते हैं हमारा ना यूरिन निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस। तो नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस इज अ पैथोगनोमोनिक साइन इन हाई प्रेशर क्रॉनिक इंटेंशन। यानी जब आपके साथ पेशेंट इस बात के साथ प्रेजेंट करे ना कि मुझे नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस या बेड वेटिंग हो रही है, तो आपने फौरन से समझ जाना है कि ये हाई प्रेशर क्रॉनिक रिटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। एक और टर्म मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, एक्यूट ऑन क्रॉनिक रिटेंशन। व्हाट इज, ये आपसे वाई पूछ रहे थे, व्हाट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक रिटेंशन। ये क्या होता है कि जब किसी भी पेशेंट को ना क्रॉनिक रिटेंशन डेवलप हो जाती है ना, तो उसके साथ ही एक्यूट रिटेंशन डेवलप हो जाती है। यानी पेशेंट विद क्रॉनिक पेशेंट विद क्रॉनिक रिटेंशन कैन डेवलप एक्यूट रिटेंशन। यानी पहले उसको क्रॉनिक रिटेंशन हो गई था, तो उसको एक्यूट रिटेंशन भी हो सकती है। अब इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन फ्री ब्लैडर डिस्टेंशन। इसमें क्या होता है, हमारे पास पेशेंट को ना पेन फ्री ब्लैडर डिस्टेंशन हो रही होती है। अब जिससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर या रीनल फेलियर हमारे पास हो जाता है। तो एक्स्ट्रा बात ही बस याद, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर बाय पूछे तो इतना बता देना बहुत है। लेट्स मूव ऑन। असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग ना एक स्केल यूज करते हैं, कॉल्ड एज IPSS, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। बेसिकली ये क्या होता है, ये ना हमारे पास 11 पॉइंट स्कोर होता है, और इसके अकॉर्डिंग ना हम ना स्कोरिंग कर रहे होते हैं। तो ये डिविजन मैंने टेबल बना 15.55 मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो पे पेश कर दूंगी, जिसके पास डिविजन नहीं है तो आप लोग वहाँ से एक दफा रीड कर लेना, ठीक है। आपके बारे में पूछ सकते हैं कि BPH के आप लोग बताओ फिजिकल एग्जामिनेशन आप लोग कैसे करोगे। तो एक हम लोग IPSS यानी इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर चेक करते हैं, दूसरा हम लोग DRE करते हैं। DRE मीन्स डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो एनल रीजन में ना फिंगर डाल के ना पेशेंट की चेक करता है। ये आप लोग ना गूगल करके भी DRE देख सकते हो, इसी आगे यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख सकते हो DRE की। IPSS DRE नंबर 3 इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जब ना कोई चीज़ एक नॉर्मल अपने साइज से बढ़ जाती है तो आराम से पल्पेट हो सकती है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग इसीलिए कर सकते हैं ताकि हम लोग पल्पेट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन में वही जो रिनल की नेफ्रो के टिपिकल हैं। एक तो पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम लोग उसको देख सकें, दूसरा हम लोग ये वाला इंपॉर्टेंट है TRUS, ये हम लोग BPH में स्पेसिफिकली कराते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये स्पेशल हमारे पास BPH के लिए होता है, TRUS मीन्स ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड स्कैन। और तीसरे नंबर पे जो हम लोग कराते हैं वो यूरोडायनामिक्स, वो सीरम यूरिन क्रिएटिनिन वगैरह चेक करते होते हैं। तो ये हमारे पास 3 इन्वेस्टिगेशन। अब चलते हैं मैनेजमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है, मतलब आपको याद करने में मजा आएगा, तो हम उस पर चलते हैं। ओके, इस पे आ जाओ मैनेजमेंट के ऊपर ना पहले आप लोगों ने क्या करना है, इमीडिएट कैथेटराइजेशन। अब देखो पेशेंट को ना बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट कैथेटराइजेशन करते हैं। तो आपने पहला जो अपनी इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं वर्ड लिखना है ना, वो ये लिखना है, आपके एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, इमीडिएट कैथेटराइजेशन। अब हम लोग इसको ना 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। एक तो ये बात होगी ना, एक तो हम लोग इसकी पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और एक हम लोग इसकी पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट में ना हम लोगों ने ना एक वो रखा हुआ है प्रोस्टेट के ना साइज के अकॉर्डिंग ना, कि अगर प्रोस्टेट हो हमारे पास लेट्स सपोज, चलो उसको ऐसे लिख लेते हैं, लेस देन 30 ग्राम, तो हम लोग क्या उसको मेडिसिन देंगे। और अगर हो हमारे पास मोर देन 30 ग्राम, तो हम लोग उसको क्या देंगे। मोर देन 30 ग्राम के अलावा जो हमारा PSA होता है, एक हम लोग ना PSA कराते होते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस लेवल चेक करते होते हैं। अगर वो भी हमारे पास मोर देन 1.4 नैनोग्राम पर ml हो, तो भी हम लोग वही ट्रीटमेंट देते हैं जो हम लोग मोर देन 30 ग्राम वाले को दे रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देते हैं alpha-1 एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे देते हैं, ठीक है। alpha-1 एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल टैमसोल्यूसिन आ जाता है। टैमसोल्यूसिन ये हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं, ठीक है। alpha-1 एड्रिनो रिसेप्टर ज़्यादा फर्स्ट लाइन एजेंट्स इन BPH MCQs, तो इसमें आ जाती है हमारे पास फॉर एग्जांपल टैमसोल्यूसिन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मोर देन 30 हो, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगेंस्ट एक तो alpha-1 एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, दूसरा इसके साथ हम लोग alpha-5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं। जब मैंने आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी पे पढ़ाई थी, तो मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि 5 अल्फा रिडक्टेज को याद रखना। देखो, जब हम लोगों ने एंजाइम इनहिबिट कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जब DHT बनेगा ही नहीं तो प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते होते हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं। इसमें हमारे पास ड्रग आते हैं लाइक फिनास्टीराइड और ड्यूटास्टीराइड वगैरह आ जाती हैं। मूव करते हैं हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट इज TURP, TURP। वट इज TURP, जिससे हम लोगों ने टर्स पढ़ा था ना,
टर्प होता है हमारे पास ट्रांसयूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा हम लोग लेज़र इनैक्यूलेशन करते हैं, इनोक्लिएशन, इसको हम लोग करते हैं बाय हॉल्मियम लेज़र के साथ। दूसरे नंबर पे हम लोग कर रहे होते हैं लेज़र वेपोराइजेशन। अब जो लेज़र वेपोराइजेशन होती है इसको हम लोग करते हैं बाय पोटेशियम टेटानाइल फॉस्फेट KTP के साथ, या इसको हम लोग ग्रीन लाइट लेज़र भी बोलते हैं। तो अगर कोई पेशेंट कहे ना कि मेरा ग्रीन लाइट लेज़र हुआ ये वो, तो आप लोग समझ जाना कि ये लेज़र वेपोराइजेशन की बात हो रही है। इसके अलावा हम लोग ओपन प्रोस्टाटेक्टमी भी कर देते हैं, ओपन प्रोस्टाटेक्टमी, यानी उसको ओपन करके ना प्रोस्टेटी काट दे के निकाल देते हैं। ये लेकिन ये बहुत रेयर होता है, जो ओपन प्रोस्टेक्टमी होती है ना बहुत रेयर होती है, अनलेस ग्लैंड इज वेरी लार्ज। जब तक नहीं करते तब तक ग्लैंड बहुत ज़्यादा, जो ग्लैंड है बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, जब तक ये नहीं करते। जल्दी से हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन देते हैं। कॉम्प्लिकेशन में कहा जाता है, कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शंस कब होंगे, जो हमारे ब्लड का सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गया, प्रोस्ट्रीनल एजिटीमिया, ब्लैडर हाइपरट्रॉफी एंड ट्रैबिकुलेशन और ब्लैडर डाइवर्टिकुलम। सो ये डन विद द BPH। किसी का क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और किसी भी बुक से पढ़ना समझना है पूछ लेना। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।